पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं न्यूटन्स के प्रथम गति नियम। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के द्वितीय गति नियम। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिस स्टडी सेंटर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे टॉपिक भी लिखा हुआ है, न्यूटन का द्वितीय गति नियम। एक बात हम बता दें स्टूडेंट्स कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम जो है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा चांस होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते ही आते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम से ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, पर न्यूटन के द्वितीय गति नियम से ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए इसका डेफिनेशन कहता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो यह बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। देखिए सिंपल भाषा में लिखा गया है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो यह बल वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना जरूरी है कि यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसको देखिए, संवेग में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह संवेग क्या होता है। इसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि संवेग में परिवर्तन क्या होता है, और इसके बाद हम समझेंगे कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है ये संवेग के बारे में। देखिए इसके बारे में एक सिंपल बात आप समझिए कि कहा जाता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा इसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। देखिए संवेग का मतलब, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। संवेग का मतलब मोमेंटम। तो ये मोमेंटम क्या होता है? तो द्रव्यमान यानी मास तथा इसके वेग यानी इसके वेलोसिटी का जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणनफल होता है, इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं संवेग। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P द्वारा सूचित किया जाता है। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि P बराबर क्या होना चाहिए? तो द्रव्यमान और गुने उसका वेग। द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं स्मॉल m, जिसकी SI यूनिट होती है kg में, और वेग को हम लोग बोलते हैं v में, इसकी SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, P अर्थात संवेग बराबर क्या हो रहा है, m मल्टीप्लाई v। अब देखिए यहाँ इसको आप बोल रहे हो किलोग्राम में और इसको हम बोल रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संवेग की इकाई क्या होती है तो आप क्या बोलेंगे? संवेग की इकाई होती है kg मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछा जाता है कि संवेग की इकाई क्या होती है, तो आप बोलेंगे kg मीटर पर सेकंड, या इसी को इस तरह भी लिखा जाता है kg मीटर सेकंड पावर -1। इस प्रकार आप बोलेंगे
कि संवेग की इकाई होती है केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग होता क्या है? तो संवेग के बारे में कहेंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु ये वस्तु जो है सपोज 5 केजी का है और ये वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है, चल रहा है। अब अगर पूछा जाएगा कि इसका संवेग कितना होता है, तो आप बोलेंगे संवेग बराबर होता है इसका द्रव्यमान और गुने इसका वेग। तो आप देख रहे हैं कि इसका द्रव्यमान कितना है 5 केजी और इसका वेग कितना है तो 2 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार इसका जो वैल्यू होगा ये 10 केजी मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस प्रकार से आप संवेग निकाल सकते हैं। सिंपल संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। इसकी इकाई पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे केजी मीटर पर सेकेंड। अब यहां से ये क्वेश्चन बनता है संवेग के बारे में कि संवेग की इकाई तो आपको पता चल गया कि संवेग की इकाई होती है केजी मीटर पर सेकेंड। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवेग की बीमा क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे? बीमा को हम लोग बोलते हैं mlt के फॉर्म में। ये जो m होता है ये मास को दर्शाता है यानी द्रव्यमान को दर्शाता है, l जो होता है ये लेंथ को दर्शाता है और t जो होता है ये टाइम को दर्शाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी बीमा क्या होगी तो mlt के फॉर्म में आपको बोलना पड़ेगा। तो आप ये बोलेंगे, देखिए जब आपको इकाई का पता चल जाता है कि इसकी इकाई होती है संवेग की केजी मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं केजी मीटर सेकेंड का पावर -1। तो अगर यहाँ से आपको बीमा पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे mlt, ये m फॉर मास, तो मास कितना है तो आप देख रहे हैं मास एक ही मास है तो आप m का पावर रखेंगे 1। पूछेगा इसकी लंबाई कितनी है तो यहाँ लंबाई मीटर में दिया हुआ है, एक ही लंबाई है तो रखेंगे 1। पूछेगा टाइम सेकंड में होता है, सेकंड पे पावर कितना है -1 तो आप यहाँ रखेंगे -1। या आप सिंपली इसको बोल सकते हैं mlt -1। इस प्रकार इसकी बीमा पूछी जाती है आपके एग्जाम में। फिर आपसे पूछा जाता है कि ये जो संवेग होता है यानी मोमेंटम, यह कैसी राशि है तो आप बोलेंगे यह एक सदिश राशि है, क्योंकि आप अभी जान रहे थे कि P बराबर होता है m × v। तो ये जो v है ये सदिश राशि है तो ये भी आपका सदिश राशि ही होता है। तो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि संवेग की इकाई क्या होती है, संवेग क्या होता है, और तीसरा है संवेग की बीमा क्या होती है, और पूछा जाता है संवेग कैसी राशि है। तो ये चारों क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर से हम आते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ पे। क्या बोला गया था? बोला गया था कि किसी वस्तु पे आरोपित बल या लगने वाला बल, जैसे मान लीजिए ये वाला वस्तु है, ये एक वस्तु है, ये अभी यहाँ पे रखा हुआ था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोला था कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि इस पे कोई बल आरोपित ना किया जाए। तो यहाँ पे हम क्या करें कि एक बल आरोपित किया जा रहा है F, हमने एक बल इस पे आरोपित किए। अब अगर बल इस पे हम लगाए हैं तो ये वस्तु का वेग में परिवर्तन होगा। अभी यहाँ पे वेग समझ लीजिए कि इसका वेग जो है विराम में तो 0 है, पर जब आप इस पे बल लगाएंगे तो इसका वेग कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो इसका वेग कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई वस्तु है ऐसा जो पहले से गतिशील है v1 वेग से, और अब इस पे आप बल लगा दिए, तो आप अगर इस डायरेक्शन में बल लगाएंगे तो इसका वेग और बढ़ जाएगा। तो इसका वेग क्या हो जाना चाहिए v2। अब देखिए अगर इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पहले से वेग था उसी डायरेक्शन में आपने बल लगा दिया तो निश्चित रूप से इसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी v2 का मान v1 से अधिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बल अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, जैसे ये वस्तु जो थी वो इस डायरेक्शन में चल रही थी, आप बल इस डायरेक्शन में लगा दें, सपोज ये v1 है, तो जो अब यहां से v2 निकलेगा इसका,
यहाँ पे v1 का मान जो होगा वो ज़्यादा होगा v2 से। तो ये डायरेक्शन बस आपको समझना है कि डायरेक्शन किधर से लगाया था। अगर बेग की दिशा में आपने बल को लगाया है तो जो बेग होगा उसका मान बढ़ जाएगा, और अगर बेग की दिशा के अपोजिट आपने बल लगाया है तो उसका बेग का जो मान होगा वो घट जाएगा। इस प्रकार यदि हम ये बोलें कि इस पे जो आरोपित बल है वो F है और जो इसका बेग पहले था वो v1 था, कुछ समय के बाद हम कह रहे हैं कितना समय लगा होगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो हम बोल रहे हैं कि t समय के बाद इसका बेग जो हो गया क्या हो गया, v2 हो गया। हम ये मान के चलें कि जो पहले ये वस्तु का द्रव्यमान m1 था, या सिंपली m भी कह सकते हैं, तो अभी भी इस वस्तु का जो द्रव्यमान रहेगा m1 ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान तो चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ इसका बेग। तो हम अगर ये बोलें कि इस वस्तु का यहाँ पर का संवेग क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर का जो संवेग होगा p1 बोल देते हैं इसको, m1 गुने v1। और दूसरी चीज़ अगर हम ये बोलें कि यहाँ पर का संवेग कितना होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर का संवेग होगा m1 जो कि मास तो वही है इंटू v2। इस प्रकार से यहाँ पर का संवेग ये हुआ, यहाँ पर का संवेग ये हुआ। अब अगर हम ये बोलें कि संवेग में परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन कितना हो रहा है, परिवर्तन का मतलब अंतर। पहले ही आपको बताया था कि जिस आपने इस डायरेक्शन में बल लगाया है तो इसका वेग बढ़ा होगा। तो अगर हम यहाँ से परिवर्तन की बात बोलें, किसके परिवर्तन की, तो संवेग के परिवर्तन की बात बोलें, तो कितना देख रहे हैं संवेग में परिवर्तन हो रहा है, तो कहेंगे P2 माइनस P1, अर्थात M1 V2 माइनस M1 V1, इतना का परिवर्तन होगा। इस प्रकार आपने क्या देखा कि संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो देखिए संवेग में परिवर्तन हुआ M1 V2 माइनस M1 V1। और जैसे ही हम बोलते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, जैसे ही दर की बात करेंगे, तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब दर की बात करेगा तो आप टाइम से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है कि इस वस्तु का जो वेग था v1 और फिर बाद में हो गया v2, ये कितना समय में हुआ, ये v1 से v2 होने में कितना समय लगा, उसी समय से हम भाग दे देंगे। तो इस प्रकार संवेग में परिवर्तन की दर आपको समझ में आया। तो अब न्यूटन का सेकेंड लॉ जो कहता है उसको हम एक बार फिर से बोलते हैं। देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कह रहा था कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल या आरोपित बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वस्तु था, इस वस्तु पे लगने वाला बल कितना था, F। तो हम क्या कर रहे हैं कि F जो होना चाहिए समानुपाती होना चाहिए किसके, तो इसके वेग में, इसके संवेग में परिवर्तन के दर के। तो इसके संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, इतना हुआ, तो इसके समानुपाती होना चाहिए। देखिए जो समानुपाती कहता है, कई जगह पे इसको समानुपाती कहता है, कई जगह पे इसको अनुक्रमानुपाती कहता है, कई जगह पे इसको प्रोपोर्शनल कहता है। ये तीनों एक ही चीज है, समानुपाती बोलें, अनुक्रमानुपाती बोलें या प्रोपोर्शनल बोलें, तीनों एक ही चीजें हैं। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो F आ रहा है, यहां से M1 कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में कॉमन है, तो यहां बचेगा आपका v2 माइनस v1 अपॉन t। देखिए F बराबर आपको क्या मिला, M1 v2 माइनस v1 बाई t। अब देखिए यहां से ये जो क्वांटिटी है v2 माइनस v1 बाई t, ये क्या चीज लिखा हो इसको जरा गौर से देखिए। इस टर्म के बारे में हमने पहले आपको बताया था कि v2 माइनस v1 बाई t क्या होता है, एक बार हम फिर से आपको याद दिला दें। देखिए ये वास्तव में लिखा क्या हो, ये v2 माइनस v1, इसका मतलब वेग में परिवर्तन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है वेग में परिवर्तन, और t से भागा दिया गया, इसका मतलब ये लिखा हुआ है वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात ये क्या कहलाता है, तो वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है आपका त्वरण, जिसको हम लोग a से डिनोट किए थे, सॉरी यहाँ पे समानुपाती था। तो हमने यहां से क्या देखा कि F जो है समानुपाती होगा M1, और ये वाला जो टर्म है
ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे और इक्वल टू लेके आएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, तो ये बचेगा m1 इंटू ए। यहाँ पे जो है के बराबर 1 माना गया है, इस बात को हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि के बराबर 1 एज्यूम किया गया है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि f बराबर क्या आ रहा है, m1 a। आप इसको सिंपली बोल सकते हैं, हमने वहाँ पे मास को m1 माना था इसलिए m1 आया। आप इसको सिंपली बोल सकते हैं f बराबर m a। इस प्रकार आपने क्या देखा कि f बराबर आपको मिला m a। देखिए यही जो आपको मिला है इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो आपको मिला है इसी को हम लोग कहते हैं बल का व्यंजक। तो बल का व्यंजक आपको क्या मिला, F बराबर ma। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बल निकालने की जरूरत पड़े तो आप क्या करेंगे, इसके द्रव्यमान m को क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यमान, गुने a को बोलते हैं हम लोग त्वरण। इसके त्वरण से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, उस पे लगने वाला बल प्राप्त हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मदद करेगा। देखिए मान लीजिए इस वस्तु पे आपने बल लगाया F, इसका द्रव्यमान m था। तो अगर इस m द्रव्यमान के वस्तु पे आपने F बल लगाया है, जिस दिशा में आपने बल लगाया है उसी दिशा में आपका त्वरण भी उत्पन्न होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको लिखा भी जाता है। चूंकि बल एक सदिश राशि है और त्वरण भी एक सदिश राशि है, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है वेक्टर के फॉर्म में। एफ एक सदिश राशि है इसलिए हम इसको सदिश के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये होता है एम ए इस फॉर्म में। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जो बल की दिशा होती है, जो बल की दिशा होती है वही त्वरण की दिशा भी होती है। यानी बल की दिशा और त्वरण की दिशा दोनों क्या होती है, समान होती है। जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में त्वरण भी उत्पन्न होगा। अब देखिए जब हम बल बराबर एम ए कह दिए, एम क्या था, द्रव्यमान था, तो हम लोग द्रव्यमान को किस में बोलते हैं, तो आपको पता है कि द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, तो द्रव्यमान की इकाई होती है केजी, और आपका त्वरण जो है इसकी इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने देखा कि बल की इकाई क्या होनी चाहिए, तो बल के जगह पे होना चाहिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बल की इकाई क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान और गुने उसका त्वरण। द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं केजी में और इस त्वरण को बोलते हैं हम लोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। इस प्रकार इसकी इकाई हो जाती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड का पावर -2। दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। अब यहां से जरा गौर से देखिए कि अगर पूछा जाए कि इसकी बीमा क्या होगी, बल की बीमा क्या होगी, तो बीमा हम लोग किस में लिखते हैं, MLT में लिखते हैं। यहां से देखिए मास कितना है, मास 1 है, एल कितना यानी लंबाई कितनी है, लंबाई 1 है मीटर में, तो आप 1 डालेंगे। समय कितना है, तो -2 है। तो इस प्रकार बल की बीमा क्या होगी, तो बल की बीमा हो जाती है, सिंपली आप इसको बोल सकते हैं MLT-2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बल की बीमा क्या होती है, तो सीधा MLT-2 आप आपके ऑप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए बल की इकाई से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा कि बल की इकाई होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
आप ये भी पढ़ते होगे कि बल की इकाई क्या होती है, तो बोलते हैं कि बल की इकाई होती है न्यूटन, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो ये न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड दोनों एक ही चीज है। तो कई बार आपके ऑप्शन में न्यूटन मिलता है, कई बार न्यूटन नहीं मिलता है, तो क्या मिलेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। ये दोनों एसआई इकाई है। कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक न्यूटन क्या होता है, एक न्यूटन जो बल है इसका मान क्या होता है। तो आप ये बोलेंगे, देखिए न्यूटन का मतलब क्या समझते हैं, न्यूटन का मतलब ये होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एक न्यूटन क्या होता है, तो एक न्यूटन ये एक कब प्राप्त हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसके जो आपका केजी है वो 1 केजी रखा जाए, यानी जो द्रव्यमान है वो 1 केजी रहे, और ये जो लंबाई है m मीटर में वो 1 मीटर रहे, और समय कितना रहे, 1 सेकेंड रहे। कुछ इस प्रकार से कि मान लीजिए कोई वस्तु इस तरीके से है कि इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है वो 1 केजी हो, और यह 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में इसका विस्थापन जो 1 मीटर हो। जब यह वस्तु जो है 1 केजी की वस्तु 1 सेकेंड में 1 मीटर का विस्थापन तय करती है, तो हम कहते हैं कि इस वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, जब 1 केजी की वस्तु पर 1 सेकेंड के लिए बल लगे और यह 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है उस पे 1 न्यूटन का बल आरोपित किया गया। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम एक बार देख लें। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है बल की इकाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं एक तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूटन, ये दोनों इकाई होती है। कई बार पूछा जाता है सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या होती है। अगर सीजीएस पद्धति में पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे डाइन। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाले पद्धति में बल की इकाई क्या होती है, तो हम लोग बोलेंगे डाइन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहां से कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो हम बोलेंगे कि 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 10 का पावर 5 डाइन। कई बार क्वेश्चन यहां से उलट के भी पूछता है, कई बार वो पूछता है कि 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन, और आपका जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन इस तरीके से सेट किया जाता है 10 का पावर 5 न्यूटन, 10 का पावर -5 न्यूटन, 10 का पावर 6 न्यूटन, -6 न्यूटन। इस तरीके से आपका ऑप्शन दिया जाता है। ये आपका पहला ऑप्शन हुआ, ये दूसरा ऑप्शन हुआ, ये तीसरा ऑप्शन हुआ, और ये चौथा ऑप्शन हुआ। और यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए जो सही इक्वेशन था वो क्या था कि 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन। ये मेरा सही इक्वेशन था। अब इसी रिलेशन से हम इसको बना देंगे। अगर इसको रिवर्स में पूछेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा 10 का पावर -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आंसर 10 का पावर -5। इस प्रकार ये आंसर होगा, ना कि ये होगा। कई लोग इसको कंफ्यूजन में मार के चले आते हैं, तो आपका गलती हो जाता है यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल कैसी राशि है। तो पहले ही आपको बता चुके हम, बल एक सदिश राशि है। इसकी बीमा पूछा जाएगा कि बल की बीमा क्या होती है, तो सीधा इसको हम लोग इसके इकाई से पता कर लेंगे। इसकी इकाई होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको mlt के फॉर्म में क्या बोलेंगे, m तो एक ही है, l भी एक है, और टाइम इसका -2 है। इस प्रकार इसकी बीमा हो जाएगी mlt -2।
तो इस प्रकार आप समझ पाए होंगे कि आखिर संवेग क्या होता है। संवेग को हम लोग बोले थे मोमेंटम, और दूसरा आपने न्यूटन के द्वितीय नियम को समझ पाए होंगे। इससे कई क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बता दें, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एक वर्ड होता है आवेग। जिस प्रकार से आपने संवेग पढ़ा उसी तरीके से एक और वर्ड है आवेग। ये आपको कंफ्यूज कराता है संवेग के साथ, इसलिए इसको हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि आवेग क्या होता है। आवेग को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बल गुने समय। बल और समय का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग कहते हैं आवेग। ये जो समय होता है बहुत छोटा समय होता है। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पे आपने बल लगाया टी समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए बल लगाया, तो आपसे पूछेगा इम्पल्स। इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं कि इम्पल्स क्या होगा, यानी आवेग क्या होगा। तो हम आई बराबर बोलेंगे एफ गुने टी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस इम्पल्स की इकाई क्या होती है, तो बोलेंगे देखिए बल को हम लोग बोलते हैं न्यूटन में, और टी को हम लोग बोलते हैं समय को सेकेंड में। तो इसकी इकाई हो जाएगी न्यूटन सेकेंड। देखिए थोड़ा इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं कि आई बराबर क्या पढ़े एफ गुने टी। इस प्रकार इसकी इकाई क्या हो गई न्यूटन सेकेंड। लेकिन आपने पढ़ा था कि न्यूटन को हम लोग क्या बोले थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम इसको सही से लिखे तो देखिए क्या होगा, ये देखिए ये वैल्यू हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेकेंड इसको काट देगा, तो बचेगा क्या केजी मीटर पर सेकेंड। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आवेग की इकाई क्या होगी, तो आप ढूंढते रहते हैं कि न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड होना चाहिए। आप न्यूटन सेकेंड तलाशते हैं, आपके ऑप्शन में मिलता ही नहीं है, फिर आप नन मार देते हैं। तो आप इसको थोड़ा देख लेंगे कि हो सकता है केजी के फॉर्म में लिखा है तो केजी मीटर पर सेकेंड होगा। अगर आई की बीमा पूछा जाए कि इम्पल्स की बीमा क्या होती है या आवेग की बीमा क्या होती है, तो क्या बोलेंगे MLT के फॉर्म में। तो M कितना है एक, M कितना है वो भी एक, और S कितना है वो भी एक है, लेकिन नीचे है इसलिए -1। सिंपली इसको हम लोग क्या बोलेंगे MLT -1। हमने कुछ बुक्स में से नोट निकाला है, आप उसको एक बार देख लीजिए, यही सारी बातें उसमें भी लिखा हुआ है। सबसे पहले संवेग के बारे में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। फिर यहाँ पे लिखा है संवेग तथा आवेग में अंतर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। देखिए संवेग के बारे में बोला है कि संवेग वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। इसमें बोला है कि संवेग आरोपित बल तथा बल कार्य करने में लगा समय के गुणनफल को यानी F गुने टी को हम लोग आवेग बोलते हैं। संवेग बराबर हमने क्या पढ़ा द्रव्यमान गुने वेग, और आवेग हमने पढ़ा बल गुने उसके लगा हुआ समय। इसके बाद हमने पढ़ा कि यह एक सदिश राशि होती है। संवेग कैसी राशि है, तो सदिश राशि है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आवेग के बारे में पूछेगा तो आवेग भी एक सदिश राशि है। फिर बोला इसकी मात्रक क्या होती है, तो इसका मात्रक है किलोमीटर पर सेकेंड। और यहाँ से देखिए बोला है आवेग की मात्रक क्या होती है, तो ये भी होता है किलोमीटर पर सेकेंड। तो संवेग की इकाई और आवेग की इकाई दोनों की इकाई सेम होती है, इस बात को आप याद रखिएगा। दोनों की इकाई सेम होती है, पर दोनों का जो फॉर्मूला है दोनों अंतर है। देखिए संवेग को बोला द्रव्यमान गुने वेग, जबकि आवेग को बोला है बल गुने समय। ये इसका बेसिक अंतर है। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। देखिए बुक के अनुसार क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती या प्रोपोर्शनल सब एक ही बात है। तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होती है। देखिए संवेग में जो परिवर्तन है
वो आरोपित बल की दिशा में होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि F का जो दिशा होता है और A की जो दिशा होती है दोनों सेम होती है। ये A होता क्या है, तो A होता है आपका वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ से आप वेग में परिवर्तन की दर बोलिए या संवेग में परिवर्तन की दर बोलिए, ये दोनों m गुने a मल्टीप्लाई होकर वही चीज आएगा। तो जो बल की दिशा होती है वही संवेग में परिवर्तन की भी दिशा होती है। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा कि बल की दिशा और त्वरण की दिशा एक होती है, बल की दिशा और संवेग में परिवर्तन की दिशा ये दोनों एक होती है। चूंकि संवेग एक सदिश राशि है तो उसकी अपनी दिशा होती है। इसके बाद बोला है कि इस नियम को एक अन्य रूप में व्यक्त किया जाता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को हम लोग गुणनफल के बराबर होती है, जो कि हमने आपको पहले ही प्रूव करके बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है, देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला है ये कि इस समीकरण में F बराबर 0 हो तो A बराबर 0 होगा। सही बात है। यहाँ देखिए F को अगर हम 0 करेंगे तो द्रव्यमान तो 0 नहीं हो सकता, द्रव्यमान का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो 0 किसको होना चाहिए, A को होना चाहिए। तो यही बोला है कि जब F 0 होगा तो स्वाभाविक है कि A भी 0 होगा, क्योंकि M शून्य नहीं हो सकता है। अर्थात यदि वस्तु का बाह्य बल ना लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। सही बात है। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा। जब आप बल ही नहीं लगाएंगे तो वो वेग चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम बोलता है कि अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसी एक समान वेग से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए। तो आप कह रहे हैं बल का मान 0 है, मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण उसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि त्वरण भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वेग में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब देखिए यहां से बोला है कि त्वरण के शून्य होने का अर्थ वस्तु या तो विराम अवस्था में रहेगी या नियत वेग से चलती रहेगी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, इसको आप याद रखिएगा कि A का जो वैल्यू है यानी त्वरण का जो वैल्यू है, इसका 0 होने का मतलब ये नहीं होता कि वस्तु विराम में ही है, कोई जरूरी नहीं है। या तो वस्तु विराम में हो भी सकती है या तो वस्तु एक समान वेग से गति कर रही होगी। एक समान वेग से जब गति करेगी तो वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, अर्थात उसका त्वरण शून्य होगा। इस प्रकार न्यूटन का जो प्रथम नियम है दूसरे नियम का ही एक अंग है, मतलब जो प्रथम नियम है उसी से दूसरा रिलेशन भी बन के आया है। तो प्रथम गति का नियम और द्वितीय गति का नियम जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बात यहाँ पे बोला गया है। तो ये वही सारी बातें लिखी हुई जो हमने आपको पहले ही बताया था। आप इसको चाहो तो नोट करके रख सकते हो। कुछ यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था, एक बार हम आपको फिर से लिख देते हैं। पहले हमने पढ़ा संवेग के बारे में, जिसको हमने P से डिनोट किया था और बोले थे यहाँ से कि द्रव्यमान गुने उसका वेग होता है। फिर हमने पढ़ा आवेग के बारे में, ये आवेग इम्पल्स होता है, I से हमने डिनोट किया था। और हमने बोला था कि ये बल गुने टाइम होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था न्यूटन का द्वितीय गति नियम, जहाँ से निकल के आया था F बराबर ma, यानी बल यह था, बल बराबर हमने पढ़ा था द्रव्यमान गुने उसका त्वरण। और फिर यहीं से हमने बोला था कि बल की जो दिशा होगी वही दिशा त्वरण की भी होगी। फिर हमने पढ़ा था कि संवेग एक सदिश राशि थी, आवेग भी एक सदिश राशि थी, और जो बल है वो भी एक सदिश राशि थी। फिर हमने इसका इकाई पढ़ा केजी मीटर पर सेकेंड। m को हमने बोला केजी में, इसको हमने बोला मीटर पर सेकेंड। आवेग की इकाई भी हमने पढ़ा केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम लोग न्यूटन सेकेंड भी कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन सेकेंड, दोनों एक ही चीज है। और हमने फिर बल पढ़ा, तो बल की इकाई हमने पढ़ा न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सीजीएस पद्धति में आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे डाइन। यहाँ से हमने एक रिलेशन भी पढ़ा था कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 का पावर 5 डाइन। तो ये चीजें आप हमेशा
याद रखिएगा, इतना फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कह रहा है कि एक 5 kg द्रव्यमान का वस्तु है जो 2 सेकेंड के लिए एक नियत बल कार्यरत कर रहा है इस पे, और वस्तु का जो वेग है 3 से 7 हो जाता है। देखिए मान लीजिए ये वाला एक वस्तु था, इसका वेग था 3 मीटर पर सेकेंड, और फिर इसका वेग हो गया 7 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा होने में इसको टाइम कितना लगा है, तो बोला है 2 सेकेंड लगा है। तो बोला है कि इस पे जो लगाया गया बल है उसकी मात्रा क्या होगी। तो बल बराबर हम क्या पढ़ते हैं, m गुने ए, यानी द्रव्यमान गुने उसका त्वरण। द्रव्यमान तो दिया हुआ है कि ये 5 kg का वस्तु है, यहाँ लिखा हुआ है 5 kg, तो हम यहाँ से 5 kg रख सकते हैं। और ये त्वरण की बात बोला, त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर, यानी v2 माइनस v1/t। तो देखिए पहले का वेग था 3, अब हो गया 7, तो कितना का परिवर्तन, 3 में से 3 और 7 में कितना का परिवर्तन है, तो 7 में से 3 को हम लोग माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 4। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई ऊपर तो 4 होगा, और कितना टाइम लगा था 2 सेकेंड, ये रख देंगे, ये वैल्यू कट के 2 आया, तो यहाँ से वैल्यू आएगा 10 न्यूटन। यही 10 न्यूटन इसका आंसर होगा। यानी ये जो वस्तु है 5 kg का, इस वस्तु का वेग 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड में करने के लिए इस पर 10 न्यूटन का बल आरोपित करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या बोला है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगने के बाद यह रुकने में 4 सेकेंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगाने वाले बल की गणना करें। देखिए सिंपल सी बात ये बोला है कि मान लीजिए कोई एक कार है, सपोज ये कार था, ये कार का स्पीड था 108 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, और इस पे ब्रेक लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि एक बल इधर से लगा होगा। जब इधर से बल लगेगा तभी जाके ये जो कार है वो कार रुक जाएगा, यानी इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कार का जो द्रव्यमान दिया वो 1000 kg है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है अच्छा इसको रुकने में कितना समय लगता है, तो बोला इसको रुकने में 4 सेकेंड का टाइम लगता है। तो बोला गया है आपसे, देखिए ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। स्वाभाविक सी बल है, हमने बल की दिशा आपको पहले ही बता दी, बल की दिशा होगी वो कार की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में होगी, तभी जाके वो कार रुकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ से बल निकालेंगे तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमने इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो बल की दिशा तो इधर है, नेगेटिव आना चाहिए। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं क्या बोलता है ये। देखिए पहले उसका वेग कितना था, तो पहले इसका वेग था 108 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 4 सेकेंड के बाद इसका वेग हो गया 0। तो ये जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। जब इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड बनेंगे तो 108 को मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। अब देखिए यहाँ से ये जो वैल्यू है ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगर हम बात करें कि बल क्या होगा, लगने वाला बल, तो हम बल के बारे में बोलते हैं द्रव्यमान, जो कि द्रव्यमान दिया हुआ है आपका 1000 kg मल्टीप्लाई उसका त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी v2 माइनस v1/t। तो v2 तो 0 हो गया है, v1 कितना है, तो 30 मीटर पर सेकेंड। कितना समय में ऐसा हुआ है, तो बोला गया है 4 सेकेंड में। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं ये वैल्यू आ रहा है -15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे उठा कर रख देंगे तो बल निकल जाएगा। इसको यहाँ पे रख देते हैं -15/2, तो ये वैल्यू यहाँ से 500 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको बचेगा 7500 न्यूटन। लेकिन ये बचेगा आपका माइनस में, क्योंकि हमने पहले ही कहा दिया था कि ये वैल्यू माइनस में ही आना चाहिए, क्योंकि जो कार की गति, जो कार की दिशा है उसके विपरीत ही बल लगेगा। तो ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि कार के विपरीत दिशा में बल लगेगा। जिस दिशा में कार चल रही थी उस दिशा के विपरीत दिशा में अगर हम बल लगाएंगे तब जो है 4 सेकेंड में
ये कार रुक जाएगी। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा -7500 न्यूटन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक 5 न्यूटन का कार है, यहाँ बोला कि 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 106, ये लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये 106 नहीं है 10 है, ये वैल्यू जो लिखा हुआ है ये है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तथा द्रव्यमान 2 को, ये लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देती है। अगर दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिला दिया जाए तब इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है आपको। देखिए मान लीजिए एक ये m1 का मास था, इस पे बल लग रहा है 5 न्यूटन और इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और एक दूसरा मास है m2, इस पे भी हम लगा रहे हैं 5 न्यूटन का ही बल, पर इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। तो आपसे पूछा है कि अगर इस दोनों ही द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए, तो द्रव्यमान जब आप जोड़ देंगे तो ये द्रव्यमान का मान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, और अब ये कह रहा है कि इस पे उतना ही बल लगाएं 5 न्यूटन का ही, तो इसका त्वरण क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए यहां से अगर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं और त्वरण उत्पन्न होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां से इस पे कितना का और इसका कितना द्रव्यमान हो सकता है हम ये निकाल सकते। देखिए अगर हम यहां से बोलें तो हमने पढ़ा है कि F बराबर होता है ma। अगर हम यहां से मास निकाल लें m, तो बोलेंगे F बटा a होगा, यानी जो बल लग रहा है और बटा त्वरण जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो मास निकल जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम m1 की बात बोलें तो m1 का वैल्यू क्या होगा, तो यहां से वैल्यू आएगा 5/10, तो ये आएगा आपका 5/10 न्यूटन, 10 kg, 5/10 kg। और यहां से अगर हम m2 की बात बोलें तो ये आएगा 5/20 kg। तो टोटल कितना का मास हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम m1 और m2 की बात बोलें कि दोनों जोड़ के कितना आ रहा है, तो m1 प्लस m2 कितना आ रहा है, तो बोलेंगे 5/10 और प्लस 5/20, तो ये वैल्यू आएगा नीचे 20, और ये आएगा 10 और 5 15, यानी 15/20 kg। तो अब आ रहा है कि 15/20 kg ये टोटल मास हो गया, और इस मास पे 5 न्यूटन का ही बल लगता है, तो कितना का त्वरण उत्पन्न होगा। तो जिस तरीके से हम यहाँ से F बराबर m बोल रहे थे, त्वरण बराबर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि A बराबर क्या होगा, तो A बराबर हम बोल सकते हैं कि F बटा m होगा। तो हमको पता चल ही रहा है कि F कितना है, 5 है। तो अगर आपसे तुरंत पूछा है A बराबर, तो कहेंगे 5 डिवाइड बाई इसका मास कितना है 15/20, तो हम इसको कहेंगे 15 और 20 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3, ये वैल्यू आएगा 20/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के तृतीय गति नियम तथा उस पर आधारित कुछ प्रश्न। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछला वीडियो एक बार देख लीजिए, उसका जो भी कॉन्सेप्ट है आप एक बार उसको समझ लीजिए, फिर आप क्वेश्चंस पे चले जाइए, आपको बनना शुरू हो जाएगा।